चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो पहली खबर है सीएजी को लेकर है। हाल ही में जो हमारे देश के सीएजी हैं, इन्होंने मालदीव्स के सीएजी के साथ एक एमओयू साइन किया है। मतलब हमारे ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे देश के वर्तमान कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, यानी भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक हैं। ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि भारत के सीएजी ने मालदीव्स के सीएजी डिपार्टमेंट के साथ एक छोटा सा एग्रीमेंट किया है कि हम आपको सिखाएंगे किस तरह ऑडिट करना है, अकाउंटेंसी करना है, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में फ्लैश हुआ है। जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जानते हैं सीएजी क्या है, कैसा है और इस देश में कैसे सीएजी आया। तो सीएजी जो पद है, ये एक संवैधानिक पद है और ये आपको मिलेगा संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आपको मिलेगा सीएजी के बारे में। हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में आपको आर्टिकल 148 से 151 के बीच में सीएजी के बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। तो एट प्रेजेंट तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जो ये बनता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक सीएजी रह सकता है। और वर्तमान में एट प्रेजेंट इनकी जो मंथली सैलरी है वो है 3.5 लाख रुपए। लेकिन सीएजी ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जब संविधान बना तभी ये बना है। अंग्रेजों ने 1858 में भारत में सीएजी का पद बनाया था। 1858 में बनाया था, बाद में हमारा जब संविधान बना तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे देश की जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको ये हेड करता है। देखिए, अकाउंट मतलब होता है लेखा जोखा और ऑडिट मतलब होता है उसको वेरीफाई करना। जैसे सरकार ने दिखाया कि इस रोड को बनने में 10 लाख रुपए लगे हैं। अब ये जो 10 लाख रुपए लगे हैं ये कहलाया अकाउंट उसका, और उसको वेरीफाई किया गया कि सही में 10 लाख लगे कि नहीं लगे हैं, उसे कहते हैं ऑडिट करना। तो ऑडिट बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारे देश का जो हार्ड अर्नड मनी है उसको हम अकाउंटेबल कैसे रखेंगे, कैसे वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं है, कहीं देश में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। और कई बार बड़े बड़े जो घोटाले हैं उसको भी उजागर करता है सीएजी। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हमारे देश के सीएजी हैं। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 148 से 151 में इसके बारे में बात किया गया है और पार्ट 5 संविधान के पार्ट 5 में इसका जिक्र है। हमारे देश में का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यानी भारत की जो संचित निधि है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है और भारत की जो आकस्मिक निधि है, इन सारे जो पब्लिक पर्स हैं यानी सरकार का जो बटुआ है, इन सब का को वेरीफाई करता है, ऑडिट करता है, इन सबको होल्ड करता है सीएजी का ऑफिस। और सीएजी को कहा जाता है कि ये एक फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। किस कमेटी का ये दोस्त है, फिलोसफर है, गाइड है? उस कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से, और ये पीसी जो होती है इसको हर तरह की हेल्प सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है? सीएजी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम ही है इस देश का जो भी बही खाता है उसके लिए ये कमेटी बनी, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का दोस्त, फिलोसफर, गाइड कौन होता है? सीएजी होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके नाम के आगे लिखा है कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये ऑडिट कर सकता है। तो देश के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है, देश का जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब आकस्मिक निधि, इसका ये ऑडिट कर सकता है, और देश का जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया उसका ये ऑडिट करता है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो रेवेन्यूज हैं उनको भी ऑडिट कर सकता है। जितनी सरकारी कंपनी है उनका भी ऑडिट कर सकता है। और अगर सरकार डायरेक्ट करे तो किसी प्राइवेट कंपनी के बही खातों को भी ये चेक कर सकता है।
ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के खातों को चेक करता है तो उसकी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। और जब किसी राज्य के खातों को चेक करता है तो उसकी रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को देता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी सीएजी को लेकर। वर्तमान में जो हमारे सीएजी हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब सीएजी बनने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बाद में सीएजी बने हैं। तो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। 2020 में ये सीएजी बने हैं, तो अभी तो इनको समय है। चलते हैं अगली न्यूज में। अगली न्यूज मनरेगा को लेकर है कि मनरेगा में पैसे नहीं बचे हैं। नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर्स, यानी मनरेगा के जो बटुआ है उसमें पैसे खत्म हो गए। तो ये न्यूज क्या कहना चाह रही, मनरेगा क्या है, ये थोड़ी बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 2 का ये पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत सरकार या जो हमारी सरकारें हैं वो गरीब तबकों को लेकर, मतलब जो वेलफेयर स्कीम चलाती है जरूरतमंद लोगों के लिए, उसका ये पार्ट है। तो मनरेगा जो स्कीम आप लोग जानते हैं, असल में ये हमको देता है अधिकार। किस चीज का अधिकार देता है? काम करने का अधिकार देता है, राइट टू वर्क। 2005 में ये स्कीम चालू हुई थी और तब इसका नाम था नरेगा, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये कानून के तहत आई है और उस कानून का नाम है, जब कानून लिखा जाएगा तो एस की जगह ए लिख देंगे, नरेगा। यानी ये एक सरकार ने कानून बनाया था और उस कानून में ये कहा गया था कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में साल में 100 दिन का रोजगार देंगे, 100 डे वर्क पर ईयर, उसको मिलेगा, ये उसका अधिकार है। 2005 में जब ये आया था तब इसका नाम था नरेगा, बाद में सरकार ने इसके नाम के आगे जोड़ दिया महात्मा गांधी, तब से एक कहलाने लगा मनरेगा। तो जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां के लोगों के पास अधिकार है कि वो सरकार से 100 दिन का रोजगार मांग सके, प्रति वर्ष पर ईयर 100 डे का रोजगार वो मांग सके। न्यूज ये कह रही कि मनरेगा का जो फंड है उसमें पैसे खत्म हो गए। देखिए, कोई भी स्कीम होती है बजट में उस फंड एलोकेट किया जाता है कि भाई इतना पैसा है, इससे आपको पूरे साल खर्चा करना है। लेकिन अभी तो पूरा साल खत्म नहीं हुआ, मनरेगा का पैसा क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया। तो वो लोग अब किस पर डिपेंड हो गए? मनरेगा पे डिपेंड हो गए। बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में, शहरों में काम करते थे, जब वो अपने गांव लौट के आए तो गांव में उनको काम करना था, पैसे कमाने थे, तो उन सब ने मनरेगा के तहत अपने आप को क्या कर लिया? अपने आप को लिस्ट करवा लिया। तो जहां मान लीजिए सरकार ने उम्मीद की थी कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक गांव में 100 लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब उस गांव में बाहर से जो उनके बच्चे थे, जो कहीं और काम करते थे, वो भी वापस आ गए, तो वहां पे 200 लोग ने काम मांग लिया। अब ये राइट टू वर्क है, मैंने बोला ये राइट टू वर्क है, मतलब सरकार बाध्यकारी है काम देने के लिए। अगर आप 18 साल से बड़े हैं और आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे रूरल एरिया है, तो वहां पे सरकार बाध्यकारी है आपको काम देने के लिए। 100 दिन का काम देना है, एक साल में बाध्यकारी है। तो जब सरकार से लोगों ने काम मांगा तो सरकार को काम देना पड़ा। तो अब जब काम दे दिया, जितनी उम्मीद नहीं थी उतने से अधिक लोगों ने काम मांगा, काम दिया, अभी तो वो पैसा खत्म हो गया, समय से पहले खत्म हो गया, इसलिए न्यूज उठ के आई है। तो मनरेगा जो है, और देखिए मनरेगा को लेकर पिछली सरकार, वर्तमान सरकारें भी इसको लेकर क्रिटिसिज्म करते थे कि ये जो स्कीम है ये किसी काम की नहीं है। लेकिन इस स्कीम ने देखिए हमारे देश में जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार दिया, उनको सहारा दिया, संबल दिया। माना कि इसमें पैसे खत्म हो गए, लेकिन इसने एक तरह से इस महामारी के दौर में, पैंडेमिक टाइम में लोगों को बहुत सहयोग किया। तो ये जो मनरेगा है ये 2005 से आया था और एक कानून के तहत आया था और इसमें राइट टू वर्क मिला हुआ है। हाँ, ये हमारे पूरे देश में लागू है, बस वहां लागू नहीं है जहाँ पे 100% अर्बन एरिया। जैसे चंडीगढ़ में आपको स्कीम नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ जो है वो 100% अर्बन एरिया है, वहां नहीं मिलेगी। लेकिन जहां भी ग्रामीण अंचल, जैसे इंदौर में स्कीम चल रही है, अब इंदौर में भंवर राजवाड़ा में स्कीम नहीं चलती होगी, लेकिन इंदौर शहर में जो ग्रामीण अंचल होगा, ग्राम पंचायतों का, वहां मनरेगा है। और 18 साल से बड़ा व्यक्ति सरकार से डिमांड कर सकता है। तो सरकार कौन? गांव में जो ग्राम पंचायत है, सरपंच है, उसके पास एक आवेदन देना पड़ता है और विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको 16वें दिन से क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा, भत्ता मिलेगा कि हम मुआवजा दे रहे हैं आपको। तो ये कंपलसरी है, लोगों के पास राइट टू वर्क है, लोगों को काम देना सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। तो और इसमें जो काम मिलता है अनस्किल्ड लेबर का मिलता है, मतलब इसमें कोई विशेष काम नहीं है।
जो अनस्किल्ड लेबर है वो यहाँ पे मिलता है, और मिनिमम 100 दिन का रोजगार तो आपको मिलेगा ही, मिनिमम 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक न्यूज़ आई थी, तो आपको जानना है मनरेगा क्या है, कब आई, कैसे आई, और इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं, और इसमें क्या शर्तें हैं, सरकार कितने दिन के लिए रोजगार देने के लिए बाध्यकारी है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि भाई जो राज्य सरकारें हैं थोड़ा जेब से अपने पैसे वो भी डाल दें, तो ये अलग बातें हैं वो पॉलिटिक्स वाली, लेकिन मनरेगा के बारे में इतना ही लगभग आपको जानना था। अगली न्यूज़ में चलते हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई न्यूज़ है, बीमारी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी है ये आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, बहुत लोगों को हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा तो बहुत लोग इसके बारे में सुने तो होंगे। निमोनिया जो बीमारी होती है, इसमें हमारे जो लंग्स है, हमारे फेफड़े, इसमें देखिए फेफड़े लंग्स का काम क्या है, गैस को अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना, मतलब गैस के ट्रांसपोर्टेशन में लंग्स का काम है, फेफड़े का काम है, एयर के ट्रांसपोर्टेशन में काम है। अब ये जो नॉर्मल ये जो हमारा फेफड़ा होता है, इसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं जिससे हम कहते हैं एल्वेली, एल्वेली कहते हैं, छोटे-छोटे छेद होते हैं। तो नॉर्मल लंग्स हमारा ऐसा होता है, लेकिन जब हमारे लंग्स में सूजन आ जाए, किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, पानी भर जाए, तो ये जो हमारे छेद हैं, छोटे-छोटे सैक्स हैं, इन छेदों को हम सैक्स कहते हैं, सैक्स, छिद्र। तो ये क्या ब्लॉक हो जाते हैं, और इनके ब्लॉकेज को हम कहते हैं निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है, हमारे जो लंग्स के जो एल्वेली है, उनमें जो सैक्स है, उनमें जो छेद हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हम सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलती है, और अल्टीमेटली बहुत से लोग मर भी जाते हैं। लेकिन ये जो निमोनिया है ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये रोग बैक्टीरिया से होता है। और इसकी स्पेलिंग, निमोनिया की स्पेलिंग है PNEUMONIA, निमोनिया ऐसे लिखते हैं, P साइलेंट होता है इसमें। अभी क्यों न्यूज में है करंट अफेयर्स में, क्योंकि सरकार 1985 से 1985 से एक प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान 1985 से चल रहा है कि हम सबको वैक्सीन लगाएंगे। तो सरकार 1985 से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रही है, और इसी प्रोग्राम के तहत सरकार ने बोला है कि जो निमोनिया का टीका है ये भी लोगों को लगाया जाएगा। तो अभी तक ये जो इसमें नीचे लिखा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें अभी तक 12 बीमारियों का टीका लगता है मुफ्त में, 12 बीमारियों का टीका लगता है मुफ्त में। अब उसमें निमोनिया की जो टीका है उसको भी जोड़ दिया गया है। तो हम एक प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये 1985 से चल रहा है, 1985 से, और इसमें 12 तरह की बीमारियों का क्या लगता है, वैक्सीन या टीका लगता है। अब इसमें निमोनिया की वैक्सीन भी जोड़ दी गई है। तो निमोनिया होता किससे, बैक्टीरिया से, और 13 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिससे निमोनिया होता है। खासकर बच्चों को निमोनिया होता है तो उनके लिए काफी जानलेवा साबित होता है, उनकी मौत भी हो जाती है। तो 13 प्रकार के जो बैक्टीरिया, इनसे निमोनिया होता है, तो हमने एक वैक्सीन बनाई है जो इन 13 प्रकार के बैक्टीरिया को रोक देती है। यानी एक ही वैक्सीन से 13 प्रकार के बैक्टीरिया से आप बच सकते हो जिससे आपको निमोनिया होता है, और इस वैक्सीन को सरकार ने UIP में ऐड कर लिया है। इसलिए ये बनी है न्यूज करंट अफेयर्स की, क्योंकि सरकार का कहना है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, इसलिए 2022 में 75 साल हो जाएंगे, और इसी उपलक्ष्य में सरकार ने स्कीम को भी लॉन्च किया है। तो आपने क्या जाना, निमोनिया किसको इफेक्ट करती है, लंग को। निमोनिया किससे होती है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। निमोनिया की वैक्सीन है, हाँ वैक्सीन है, ठीक है। निमोनिया की वैक्सीन किस प्रोग्राम के तहत लोगों को अब मिलेगी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब से चल रहा है, 1985 से चल रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें पहले 12 बीमारियों का टीका लग रहा था, अब 13वीं हो गई। टीबी का टीका, डिप्थीरिया का टीका, परटूटिस, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये दिमागी बुखार है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, रुबेला, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, इन सब के टीके लगते हैं। खासकर बच्चों को लगते थे, कुछ टीके महिलाओं को लगते हैं, कुछ टीके किशोरियों को लगते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि निमोनिया की से बहुत सारे बच्चे हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, 1 साल से छोटी उम्र का जो बच्चा होता है उसको बीमारियों को ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए ये जो UIP है इसमें 65% तो हम फोकस कर रहे हैं बच्चों पे ही, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं, और ये अबोध बच्चे बालक बेमौत नहीं मरने चाहिए,
तो आपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को जाना। अगली न्यूज में चलते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये अभी न्यूज में क्यों आया? पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आप सभी लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में एक्टिव होंगे, नहीं भी होंगे तो व्हाट्सएप चलाते होंगे, और वो भी नहीं चलाते हो टेलीग्राम चलाते होंगे, और वो भी नहीं करते तो फिलहाल अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हो ये जूम में चल रही है, और इस जूम में क्लास लाने के लिए आपको अपना नाम, पता, ईमेल आईडी डालना पड़ा होगा, यानी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई होगी, आपसे कुछ डेटा लिया गया होगा। तो ये जो कंपनीज है ये आपका डेटा आपके पास अपने पास रख लेती है, और फिर इस डेटा को वो यूज करती है अलग अलग कामों से। जैसे आपने गूगल में सर्च किया कि आपको नया मोबाइल खरीदना है, आप सर्च करके मोबाइल रख दो, और फिर कुछ भी खोलोगे तो आपको यही दिखाता रहेगा ऐड कि ये मोबाइल 6000 का, ये मोबाइल 8000 का। मतलब आपके उस डाटा को गूगल ने किसी और से शेयर कर दिया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से, और फ्लिपकार्ट दिखाना शुरू कर दिया कि भाई मोबाइल ले लो। तो हमारे देश में हमारे जो डेटा है उसको बचाने के लिए एक बिल लाया गया। बिल है मतलब अभी तक ये कानून नहीं बना, 2019 में लाया गया, और अभी करंट अफेयर्स में इसलिए आया है क्योंकि इस कानून में कहा गया है कि आधार जो है चल रहा है, आधार को भी इस कानून के अंतर्गत ला दो। तो आधार वाली जो संस्था है UIDAI, इसने सरकार को बोला है कि भाई हमको इस बिल के अंदर मत लाओ, क्योंकि हम तो पहले से एक कानून के तहत बने हैं और हमारे पास तो खुद का अपना कानून है। तो जब एक कानून पहले से आधार के लिए तो दूसरे कानून मत डालो, इसलिए करंट अफेयर्स में उठ गया। तो अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में क्या है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब थे BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने अपने जो सुझाव दिए, उस सुझाव को लेकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया जिसका कहा नाम था डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। हालांकि ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है, 2 साल होने को आए हैं, सरकार किसी कारण से अटका हुआ है। लेकिन इस तरह की बिल की जरूरत क्या है हमें? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आपका डेटा सबके पास है और वो डेटा कभी डिलीट नहीं होता। आप भले फेसबुक में अपनी आईडी बना के उसको डिलीट कर दो, लेकिन फेसबुक के पास वो फिर भी डेटा है। आप कहीं भी, आपका फोन में इंटरनेट है, आप कहीं भी कुछ भी चीज सर्च कर रहे हैं, डाल रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है वो, और उस डेटा को कोई और कंपनी खरीद रही है, बेच रही है। इसलिए आज एक चलता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, एक मुहावरा चलता है कि डेटा आज नया तेल है। ये ऑयल मतलब कौन सा तेल? जैसे अभी तक हम ये बोल रहे थे जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल, वही वो जिनके पास है वो सबसे अमीर कंट्रीज होंगे। लेकिन अब ऐसा है कि जिन कंपनियों के पास, जिन देशों के पास डेटा है, अब दुनिया के अब नए अमीर वही बनेंगे। इसलिए आप देखिए गूगल, एप्पल, फेसबुक के जो मालिक लोग हैं वो दुनिया के रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट लोग हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है जिनके पास डेटा है वही दुनिया चलाएंगे। तो इस कानून में कुछ बातें कही गई थी, उन बातों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी ये बिल पास हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल ये बिल पास हो जाएगा। इस कानून में पहले बताया गया जो डेटा है उस डेटा की 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कुछ डेटा आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा मतलब आपका नाम, आपके पापा का नाम, ये आपका पर्सनल डेटा है। कुछ डेटा को बांटा गया सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा में हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कुछ को, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और कुछ डेटा को डाटा मतलब डाला गया है क्रिटिकल पर्सनल डेटा में, ऐसा डेटा जो कि आप कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपकी प्राइवेट होंगी, आप नहीं चाहते कोई शेयर करे, कोई किसी को बताए, और वो हो सकता है आप नेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो कभी पब्लिक हो, तो उसको क्रिटिकल पर्सनल डेटा में डाला गया है। तो इस कानून ने डेटा को कितनी कैटेगरी में डाला है? 3 कैटेगरी के डेटा को इसने बोला है। दूसरा, इस कानून ने ये कहा है, सॉरी कानून कह रहा हूँ, इस बिल ने ये कहा है कि भाई जो डेटा पैदा करेगा, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको इसमें लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, सब मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये डेटा में बना रहा हूँ। तो अभी जो मैंने डेटा बनाया, ये मैंने एरो खींचा, ये सब डेटा में बना रहा हूँ। तो जो डेटा पैदा करता है उसका नाम है डेटा प्रिंसिपल्स। मतलब मैं अभी ये जो लिख रहा हूँ मैं हूँ डेटा प्रिंसिपल, और मेरा डेटा जो यूज करेगा उसका नाम रहेगा डेटा फिड्यूशरी। तो सरकार ने बोला है कि जो डेटा प्रिंसिपल्स है और डेटा फिड्यूशरी है उनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, और जब भी डेटा प्रिंसिपल्स कहे, यानी मैं कहूँ कि मेरा डेटा इरेज कर दो, तो मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए, राइट टू इरेज। यानी फेसबुक से कहूँ कि मैं अपना अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ और तुम्हारे सर्वर में जो मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो भी इरेज करो, तो फेसबुक करेगा।
दूसरा राइट टू फॉरगेटन, मतलब मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट से मेरे बारे में जो भी जानकारी है वो गायब हो जाए, तो वो इंटरनेट उसको गायब करेगा। डेटा पोर्टेबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई डेटा फेसबुक में पड़ा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा डेटा टेलीग्राम में आ जाए और फेसबुक उसको देगा। राइट टू एक्सेस, कि मैं अब चाहता हूँ मैं हर एक डेटा को एक्सेस कर सकूँ। ये तो इन्होंने ये डेटा प्रिंसिपल में कुछ अधिकार देने की बात की है कि वो चाहे तो अपना डेटा अपडेट कर सके, वो चाहे तो अपना डेटा को फॉरवर्ड कर सके, कि मुझे भूल जाओ इंटरनेट से, कहे कि आज तक 20 सालों में 10 सालों में इंटरनेट में जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी देखा, सब भूल जाओ, डेटा पोर्ट कर सकूँ, डेटा को एक्सेस कर सकूँ। और यहाँ पे डेटा फिड्यूशरी, मतलब जो डेटा यूज करेगा, जैसे मान लीजिए मैं जूम जूम में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जूम डेटा फिड्यूशरी है अभी। जूम मेरे डेटा को रख रहा है, सेव कर रहा है, कहने को ये वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दूंगा, लेकिन ये जूम में जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो भले अपने सिस्टम से मैं डिलीट भी कर दूं, फिर भी जूम के सर्वर में तो रहेगी ही। तो जूम क्या है? डेटा फिड्यूशरी है। तो ये डेटा फिड्यूशरी के पास कुछ अधिकार होंगे, कुछ शर्तें होंगी, सब बातें इसमें बताई गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि सरकार या प्राइवेट कंपनी जो भी है, वो एक अथॉरिटी बनाएंगी जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और जिसका काम है कि डेटा सुरक्षित रहे, कोई उसको हैक ना कर पाए, कोई उसको डिस्टॉर्ट ना कर पाए, कोई उस डेटा कोई गलत यूज ना कर पाए। और इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होंगे, डीपीओ साहब भी होंगे, सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, फेसबुक के भी होंगे, गूगल के भी होंगे, एप्पल के भी होंगे। जो डेटा हमारा ले रहा है सबके पास डीपीओ होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए। और इसमें ये कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे देश से जो भी डेटा आ जाता है, जैसे आपने व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, टेलीग्राम चलाया, ये इन सब के जो सर्वर है ना, देश में नहीं है, देश के बाहर है, देश के बाहर है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश का जो भी डाटा है वो भारत में ही स्टोर हो, यानी डेटा लोकलाइजेशन, इसकी एक कॉपी तो भारत में ही हो, मतलब एक सर्वर तो भारत में होना चाहिए, बाकी दूसरा सर्वर तुम कहीं भी रखो। तो ये इन्होंने कुछ अपने मेन पॉइंट्स रखे हैं। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आधार ने सरकार को बोला कि भाई हमको इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर मत डालो, क्योंकि हम जब बने थे तो हमारे लिए तो एक ये कानून आया था, और उसके तहत एक संस्था बनाई गई थी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नंदन नंदन नीलकेनी इस संस्था के अध्यक्ष थे, और इन्हीं को हम कहते हैं कि फादर ऑफ आधार, नंदन नीलकेनी को। तो आधार वाले ने कहा कि भाई हमको मत घुसेड़ो इसमें, इस कानून में हमको मत लाओ, हमारे पास तो पहले से कानून बना हुआ है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। आपको ये राइट, बीएम श्री कृष्णा कौन थे, डेटा प्रोटेक्शन कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी थी, उसने डेटा को कितनी कैटेगरी में बांटा है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या होगी, डेटा प्रिंसिपल्स कौन कहलाते हैं, डेटा फिड्यूशरीज कौन कहलाते हैं, ये कुछ टर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। आपको अभी तक की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आज मैंने आसान एमसीक्यू रखे हैं। देखिए 15 नवंबर को मोदी जी आ रहे हैं, कहाँ? भोपाल में, और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका करेंगे उद्घाटन। लेकिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है रानी कमलापति गोल्ड के नाम पे, कमलापति स्टेशन। ठीक है, और ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है हमारे देश का पहला फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला रेलवे स्टेशन है। मतलब जमीन सरकार की, चलाएगा प्राइवेट, और प्राइवेट भी कौन चलाएगा? बंसल ग्रुप इसको चलाएगा। और ये पहला रेलवे स्टेशन था जो ISO 9001 से प्रमाणित था। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है और कमलापति कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना? हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि DTIA वाला जो एग्रीमेंट था वो किस देश के साथ किया था? तो यूएस के साथ। तो यूएसए के साथ जब चर्चा हो रही तो उसने बोला कि हम भी आपको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया है? 2015 में आया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको? गुरुग्राम में मिलेगा, गुरुग्राम में। और ये जो संगठन है इसको भारत, इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर बनाया था। अब इसमें 101 देश हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं। नेशनल एजुकेशन डे।
मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके हैप्पी बर्थडे के दिन को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 1940 से लेकर 1945 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये भी कल पढ़ चुके हैं। किसका हैप्पी बर्थडे है? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। कब? 15 नवंबर को मनाया जाएगा। मोदी जी भोपाल की यात्रा में है 15 नवंबर को, और इनके हैप्पी बर्थडे को अब नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। मतलब पूरे देश में 15 नवंबर को अब क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा।